नमस्कार, स्वागत है सबलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय पर्वत का वर्गीकरण। इससे पहले की क्लासों में हमने हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। उत्पत्ति के बाद दूसरा जो पार्ट आएगा वो हिमालय के क्लासिफिकेशन को समझना है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो हिमालय के क्लासिफिकेशन और उसके बाद इसका ओरिजिन, ये तीन चीजें मैंने आपको बताई थी कि इसमें हमें कंप्लीट करना है। तो जब भी हम हिमालय की स्टडी करेंगे तो हिमालय में तीन पार्ट में आपको हिमालय कंप्लीट करना है। पहले हमें हिमालय का ओरिजिन समझना होता है, उसके बाद इसका पूरे का पूरा क्लासिफिकेशन समझना होगा, और इसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंस है वो समझना है। तो इम्पोर्टेंस मेंस वगैरह के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पढ़ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सेकेंड होता है इसका वर्गीकरण, किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाएगा, और उसके बाद सबसे फर्स्ट पढ़ना होता है ओरिजिन। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने इसके ओरिजिन को कंप्लीट कर लिया था, तो आज की क्लास होगी हिमालय के क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले समझते हैं कि हिमालय का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाएगा। तो पूरी फिजिकल ज्योग्राफी में जो पहला चैप्टर है हमारा वो है हिमालय। तो हिमालय में पहले पढ़ेंगे ओरिजिन और फिर क्लासिफिकेशन, फिर प्लेन्स, पेनिनसुलर, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड्स, ये सारी चीजें इसमें कंप्लीट की जाएंगी। तो ओरिजिन के बारे में अगर हम बात करें तो हिमालय के ओरिजिन को लेकर मैंने आपको एक सिंपल थ्योरीज बता दी थी कल, कि हिमालय की जो उत्पत्ति है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बेस पर, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की हम स्टडी करते हैं, तो हिमालय के ओरिजिन को, जब भी आपको हिमालय का ओरिजिन पढ़ना हो तो इसमें सिंपल जो थ्योरीज आपको याद रखनी है वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में याद रखना है। तो हिमालय की जो उत्पत्ति है वो किस सिद्धांत के आधार पर हम एक्सप्लेन करेंगे? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर हम हिमालय की उत्पत्ति को एक्सप्लेन करेंगे, और इस सिद्धांत के अंदर जो मोमेंट होता है, तो क्वेश्चन आता है किस संचलन से इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो वो हम जानते हैं कि अभिसारी प्लेट संचलन से इसकी उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। और ये अभिसारी संचलन जो था वो किन प्लेटों के बीच में हुआ था? तो यहां पर हमने समझा था कि जो भारतीय प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित होती है। तो यहां पर आपको याद रखनी है यूरेशियन प्लेट, और इस साइड आपको रखना है भारतीय प्लेट। तो प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत में किन दो प्लेटों के टकराव से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है? वो है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। और किस स्थान पर उत्पत्ति हुई? तो इनके बीच में जो टैथिस सागर, इनके बीच में जो टैथिस भूसंधति थी या टैथिस सागर का जो भाग था, इसी टैथिस सागर से उत्पत्ति होती है किसकी? हिमालय की। तो ये कल की क्लास में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। आज सिर्फ इसका एक ओवरव्यू आपको समझना है कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। फिर आपको याद होगा कि जब हमने हिमालय के ओरिजिन के साथ हमने ये पढ़ा था कि हिमालय में जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराती है, तो उसमें जो यूरेशियन प्लेट थी, तो यूरेशियन प्लेट, या इसको कई बार लोग तिब्बत वाला प्लेट भी बोल देते हैं, तो यूरेशियन या तिब्बत प्लेट में जो फोल्ड पड़ा था, जो वलन की प्रक्रिया हुई थी, इसी वलन की प्रक्रिया से एक रेंज का निर्माण हुआ था, काराकोरम श्रेणी का निर्माण होता है। और किस काल में ये श्रेणी बनी थी? ये क्रेटेशियस काल में इसके निर्माण हमें मिल जाते हैं। तो क्रेटेशियस काल के अंदर हमें इसकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। लेकिन फिर हमने ये समझा था कि जिस जगह पर टैथिस सागर था, जिस जगह पर टैथिस सागर था या टैथिस भूसंधति थी, तो इस टैथिस भूसंधति के स्थान पर कौन कौन से हिमालयों का निर्माण हुआ? तो इसमें हम जानते हैं सबसे पहले ग्रेटर हिमालय की उत्पत्ति होती है। ग्रेटर हिमालय के बाद यहां पर लघु हिमालय की उत्पत्ति होती है, और लघु हिमालय के बाद यहां पर शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो ये इनके हमने उत्पत्ति क्रम को, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति के क्रम को हमने समझा था। और ये उत्पत्ति पूरी की पूरी सिनोजोइक के अंदर हमने पढ़ी थी कि इस पूरे हिमालय की जो उत्पत्ति थी वो सिनोजोइक एरा के अंदर हुई थी। तो किस काल में हुई थी? सिनोजोइक एरा में, जिसमें इयोसीन में जाते हैं
तो ग्रेटर हिमालय की उत्पत्ति होती है। मियोसीन में जाते हैं तो लघु हिमालय की उत्पत्ति होती है। और प्लियोसीन के अंदर जाते हैं तो शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से कल की क्लास में हमने इस हिमालय की उत्पत्ति के बारे में कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हमें पढ़ना है कि हिमालय के क्लासिफिकेशन क्या है, हिमालय की स्टडी हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसी बेस पर अगर हम जाएंगे, इसी बेस पर अगर आप स्टडी करेंगे, ठीक है, ये अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड मैंने कल करवा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्लेटें जो मिलती थी, तो इसी अंगारा लैंड से जुड़ी हुई है आपकी यूरेशियन प्लेट, ये तो कल हमने कर लिया था, और इसी से जुड़ी हुई है आपकी भारतीय प्लेट, इंडो प्लेट। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने कल कंप्लीट कर ली थी। ये डायग्राम सिर्फ आपको दिखाने के लिए दे दिया है। अब हमें मेन पढ़ना है इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ हिमालय। तो हिमालय के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन को समझते हैं, इसको क्लासिफाई किस तरीके से किया जाएगा। तो हिमालय का जब भी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमालय का वर्गीकरण किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हिमालय का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। दो तरीके होते हैं हिमालय के स्टडी करने के, हिमालय के पूरे सिस्टम को पढ़ने के। पहला तरीका क्या होता है, जिसके अंदर हम इसका क्रोनोलॉजिकल, तो पहला जो डिवीजन पढ़ते हैं वो क्रोनोलॉजिकल डिवीजन पढ़ते हैं, जिसको कालानुक्रम विभाजन कहा जाता है। और दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो इसका रीजनल डिवीजन है। तो रीजनल डिवीजन जिसको हम प्रादेशिक विभाजन कहेंगे। तो सेकंड जो तरीका है वो हमारा प्रादेशिक विभाजन का तरीका होता है। तो दो तरीके से हिमालय को डिवाइड कर सकते हैं, कालानुक्रम विभाजन में और प्रादेशिक विभाजन में। कालानुक्रम विभाजन का मतलब होता है कि समय के अनुसार, तो अगर हिमालय की उत्पत्ति समयानुसार हुई है, तो समयानुसार जो उत्पत्ति हुई है, तो समयानुसार जो ओरिजिन पढ़ते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग जब हम इसके ओरिजिन की स्टडी करते हैं, तो वो आपका कालानुक्रम विभाजन कहलाता है। और अगर हम क्षेत्रीय आधार पर, प्रादेशिक मतलब होता है कि अगर आप उसका क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकरण करते हैं, तो वो आपका प्रादेशिक विभाजन कहलाता है। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो इसमें आपको चार तरीके से हिमालय पढ़ने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। दूसरा जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं वो लघु वृहद हिमालय के बारे में, ग्रेटर हिमालय। तो चार स्टडी आपको यहां पर करनी है। थर्ड जो क्लासिफिकेशन देखते हैं वो लघु हिमालय का देखेंगे। और फोर्थ जो क्लासिफिकेशन देखेंगे वो आपका शिवालिक हिमालय का आ जाएगा। तो इस तरीके से चार हिमालय यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अब हमें याद रखना है कि क्षेत्रीय आधार पर कैसे विभाजन करेंगे। क्षेत्रीय आधार पर तीन तरीके होते हैं। एक होता है पश्चिमी हिमालय। तो क्षेत्रीय आधार पर तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, पश्चिमी हिमालय। दूसरा होता है मध्य हिमालय। और तीसरा तरीका होता है पूर्वी हिमालय। तो ये इसका एक प्रादेशिक विभाजन है, या एक और अलग से आप याद रख सकते हो इसमें पूर्वांचल हिमालय, उसको थोड़ा अलग से स्टडी किया जाता है। पूर्वांचल हिमालय को एक अलग अध्ययन में हम स्टडी करेंगे। तो ये आपका एक सामान्य क्लासिफिकेशन हमें हिमालय का देखने को मिलेगा। तो अब इसमें पहले हम क्रोनोलॉजिकल डिवीजन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसके रीजनल डिवीजन की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ओवरऑल हिमालय की लोकेशन को समझते हैं, फिर इसके सारे के सारे डिवीजन की स्टडी करेंगे। हिमालय की लोकेशन कहाँ मिलती है, तो हिमालय माउंटेन की जो लोकेशन है वो आपको कहां पर मिलेगी, नॉर्थ में या नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो लोकेशन है वो भारत के उत्तरी भागों के अंदर देखने को मिलती है। तो इसकी लोकेशन आपको कहां मिलेगी, इस पूरे भारत का जो ये नॉर्थ वाला बेल्ट है, इस पूरे नॉर्थ वाले बेल्ट के अंदर आपको हिमालय की स्थिति देखने को मिल जाती है।
इसका विस्तार भी अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम देखना चाहें तो इसका विस्तार कई देशों के अंदर मिलता है, जैसे कि इसकी सीमाएं पाकिस्तान और थोड़ा बहुत अफगानिस्तान, इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ये चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो इसका जो विस्तार है वो आपका पाकिस्तान के अंदर, कुछ विस्तार आपको अफगानिस्तान की सीमाओं में, कुछ विस्तार इसका चीन देश में, कुछ विस्तार इसका आपका पाकिस्तान तो हो गया, कुछ विस्तार इसका नेपाल में, कुछ विस्तार इसका भूटान के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद ये म्यांमार के अंदर भी हमें देखने को मिल जाएगा। म्यांमार में इसको स्पेशली अराकान योमा के नाम से भी हम पढ़ते हैं, और भारत के अंदर इसका विस्तार हमें मिलेगा। अब भारत में भी आता है कि भारत के किन राज्यों में यह विस्तारित हो सकता है। तो भारत के अगर राज्यों में देखा जाए तो लद्दाख वाले बेल्ट के अंदर इसका डिवीजन हमें मिलेगा, जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेगा, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ पर सिक्किम वाले बेल्ट में मिल जाएगा, और पूरे का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर हमें इसका पूरे का पूरा वर्गीकरण देखने को मिल जाता है। तो भारत के अंदर जब इसका अध्ययन करेंगे तो भारत में अभी सिंपल सिंपल याद रख लेंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले बेल्ट में मिल जाएगा पहला बेल्ट, सेकंड बेल्ट में हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा और सिक्किम में मिलेगा, और थर्ड आपका नॉर्थ ईस्ट वाले बेल्ट में मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में याद रखना कि केवल मेघालय को कभी भी ऐड नहीं करना, उसका रीजन मैं आगे आपको समझाऊंगा कि नॉर्थ ईस्ट में सारी स्टेट को आंसर लगाएंगे, केवल मेघालय का आंसर नहीं लगाएंगे। आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय कोई भी स्टेट लिख लो, केवल याद रखना जब मैं मेघालय बोलूंगा तो आप उसको स्किप कर देंगे, हटा देंगे। मेघालय में हिमालय का विस्तार हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अंडमान निकोबार में भी ये विस्तार मिल जाता है, क्योंकि यहां पर हिमालय का जो म्यांमार में विस्तार है, म्यांमार में जो हिमालय का विस्तार है इसको क्या कहा जाता है, अराकान योमा। तो इसी को अराकान योमा के नाम से जानते हैं, और यही अराकान योमा यहां से, यही अराकान योमा समुद्र में पहुंचकर कुछ भाग इसके पानी के अंदर डूब जाते हैं। इसी को हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो अराकान योमा का ही दक्षिणी विस्तार है, और अराकान योमा हिमालय पर्वत का ही पूर्वी विस्तार है। इसके बाद हम समझते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया। तो क्रोनोलॉजिकल डिवीजन में जाएंगे तो ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय और शिवालिक हिमालय पढ़ना है। रीजनल डिवीजन में जाएंगे तो पंजाब, कश्मीर, हिमाचल, मतलब इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो मतलब इसमें पूर्वी हिमालय आ जाएगा, सबसे पहले पश्चिम का हिमालय, ठीक है, पश्चिम हिमालय का बेल्ट आ जाएगा, फिर इसमें मध्य हिमालय का बेल्ट आ जाएगा, और फिर इसमें आपका पूर्वी हिमालय का बेल्ट आ जाएगा। तो ये अभी हमें नहीं पढ़ना है, अभी हमें ओनली स्टडी करनी है क्रोनोलॉजिकल डिवीजन की। इसमें एक डिवीजन नहीं लिखा हुआ है, वो आप ऐड कर लेंगे यहाँ पर। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना होता है ट्रांस हिमालय के बारे में। तो एक डिवीजन है वो क्या कहलाता है, आपका ट्रांस हिमालय। तो आज के क्लास में हम सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल डिवीजन की स्टडी करेंगे, और उसमें पहले ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर लेजर और फिर शिवालिक। तो 3-4 क्लासों के अंदर ये हिमालय आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं हम यहाँ पर ट्रांस हिमालय। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्रोनोलॉजिकल डिवीजन में, और सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर हम किसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में। तो सबसे पहले लिखेंगे ट्रांस हिमालय। इसको हिंदी में अगर देखा जाए, वैसे तो आप ट्रांस के नाम से पढ़ सकते हैं, लेकिन कई बार हिंदी में इसको पार हिमालय के नाम से भी पढ़ा जाता है। तो आप इसको या तो पार हिमालय कह सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा ट्रांस हिमालय या पार हिमालय देखा जाए तो इसके पहले ओरिजिन को हमें समझना होगा कि ये ट्रांस हिमालय का ओरिजिन किस तरीके से हुआ था। तो इसकी सबसे पहले उत्पत्ति की व्याख्या देखेंगे। तो उत्पत्ति हम जानते हैं कि जब भारतीय प्लेट, यहां पर आपको शुरू में ही ये करवा दिया गया है, सिर्फ रिवीजन करेंगे इसका, जो यूरेशियन प्लेट थी और यूरेशियन प्लेट के साथ जब भारतीय प्लेट टकराती है, ये हमारी भारतीय प्लेट है, इंडो प्लेट कहेंगे जिसको। तो जब यूरेशियन प्लेट के साथ भारतीय प्लेट टकराती है तो इसकी पश्चिमी सीमा, जो पश्चिमी भुजा थी, वो यूरेशियन प्लेट के साथ जब टकराती है तो यूरेशियन प्लेट में यहां पर वलन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो याद रखना ये वलन कहां पर पड़ रहा है,
तो यहां पर वलन की प्रक्रिया हो रही है, फोल्ड की प्रोसेस हो रही है। तो जो फोल्डिंग यहां पर हो रही है वो किस प्लेट में हो रही है? तिब्बत वाले बेल्ट में, यानी कि यूरेशियन प्लेट के अंदर हो रही है। तो इसी वलन से यहां पर क्या होगा, एक रेंज का निर्माण होगा जिसको कहते हैं काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी का जो निर्माण है, और ये प्रक्रिया किस काल में हुई थी, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये प्रक्रिया क्रिटेशियस काल के अंदर हुई थी। तो क्रिटेशियस काल के अंदर जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करती है, तो यूरेशियन प्लेट में फोल्ड पड़ने के कारण एक रेंज का निर्माण होता है जिसको काराकोरम रेंज के नाम से जाना जाता है। काराकोरम रेंज के साथ साथ यहां पर लद्दाख रेंज का भी निर्माण होता है बाद में। तो लद्दाख श्रेणी का निर्माण भी होगा। लद्दाख श्रेणी के अलावा यहां पर जास्कर श्रेणी का निर्माण भी होगा, और उसके अलावा यहां पर कैलाश श्रेणी का निर्माण भी होगा। तो ट्रांस हिमालय के अंदर ये 4 श्रेणियों की स्टडी की जाती है। याद रखना, ट्रांस हिमालय स्पेशली कोई हिमालय नहीं है, बस इन्हीं 4 श्रेणियों के संयुक्त रूप को कह दिया जाता है ट्रांस हिमालय, यानी कि पार का हिमालय। पार हिमालय यानी कि तिब्बत, जो 33 सागर था तिब्बत के नीचे, तो यूरेशियन प्लेट और इसके बीच में जो जलीय भाग था उसको हम किस नाम से पढ़ते हैं? तो ये पूरे का पूरा जो 33 सागर था यहां पर, इसी 33 सागर के ऊपर क्या बन चुका था, मतलब अभी हिमालय का फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि हिमालय रेंज से पहले किस रेंज का फॉर्मेशन हो चुका था? वो है हमारा काराकोरम रेंज या ट्रांस हिमालय की श्रेणियों का निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हो चुका है। इसका मतलब यह है कि ये रियल में हिमालय नहीं, लेकिन हिमालय के साथ संलग्न श्रेणियां हैं, जुड़ी हुई श्रेणियां हैं, इसलिए हम इसकी स्टडी यहां पर कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर जो 33 सागर था, इस 33 सागर पर बाद में किसका निर्माण होगा? हिमालय का निर्माण होगा, इसलिए इसको टैथीसियन हिमालय के नाम से हम स्टडी करते हैं। तो क्लियर हो गया? तो एक तो आपको ओरिजिन क्लियर हो जाएगा, और दूसरा इसके अंदर आपको यह क्लियर हो गया कि ये क्या है, कई रेंज में डिवाइड है। तो इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी? रेंज देखने को मिलेगी, और ये 4 श्रेणियों में विभाजित होता है। पहली श्रेणी हम कौन सी बता चुके हैं? तो सबसे पहले आपको काराकोरम याद रखना है, दूसरी श्रेणी आपको लद्दाख याद रखना है, अभी डिटेल से पढ़ेंगे इनको। तीसरी श्रेणी आपको जास्कर याद रखेंगे, और चौथी श्रेणी हम यहां पर कैलाश को याद रखेंगे। तो ट्रांस हिमालय इन 4 श्रेणियों से मिलकर बनता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं, तो पहले इसका एक मैप में आपको दिखा रहा हूं कि ये श्रेणियां चारों किस तरीके से हमें मिलती हैं, और फिर इसको अपन एक सिनॉप्सिस में डिवाइड करेंगे। तो पहले इसका पूरे का पूरा एक मैप समझते हैं। ये पूरा का पूरा हमें जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का जो मैप दिखाई देता है, और ये पूरे का पूरा लद्दाख डिवीजन के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो यहां पर सबसे ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको एक श्रेणी मिलेगी, इसी श्रेणी को कहा जाता है काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी के नीचे ही जाएंगे आपको लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी के नीचे ही आपको मिलेगी यहाँ पर जास्कर श्रेणी। तो ये 3 पैरेलल श्रेणियां आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले देखो, जो कोलिजन हुआ था, हमारी जो टकराहट हुई थी, वो सबसे ऊपर वाले हिस्से में हुई थी। तो सबसे पहले ऊपर जब टकराएगा तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, सॉरी, काराकोरम रेंज बनेगी, उसके बाद ग्रेटर और लेजर हिमालय आएंगे। तो यहां पर याद रखेंगे तो सबसे पहले किस रेंज का निर्माण होगा यहां पर? तो सबसे पहले बनेगी यहां पर आपकी काराकोरम श्रेणी। तो ये हो गया आपका कौन सा? काराकोरम का बेल्ट, तो काराकोरम श्रेणी। उसके बाद यहां पर बन जाएगी आपकी लद्दाख श्रेणी, और यहां पर आ जाएगा आपका जास्कर श्रेणी। तो ये 3 श्रेणियां पहले आप याद रखेंगे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। आप कहेंगे सर आपने 3 श्रेणियां बताई थी, तो एक श्रेणी आपको इस साइड देखने को मिलेगी, सो तिब्बत के अंदर देखने को मिलती है। इस श्रेणी को कहा जाता है कैलाश श्रेणी। तो इस तरीके से 4 श्रेणियों में आपका विभाजित मिलता है। अब इनके अंदर हमें क्या क्या मैटर याद रखना है उसको जरा समझते हैं। तो पहले तीनों श्रेणियों का एक नदियों के द्वारा विभाजन क्षेत्र मिलता है,
जैसे यहां पर एक नदी प्रवाहित होती है जो इसी कैलाश रेंज की तरफ से निकल कर आती है और इस जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होते हुए, दोनों श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान के बाद इसका मुहाना अरब सागर में हो जाता है। इस नदी को कहा जाता है इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी। तो इंडस जो रिवर है, जो सिंधु नदी है, वो किन श्रेणियों के बीच में प्रवाहित हो रही है? तो इंडस नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होती है। इसको कई बार सिंधु नदी घाटी के नाम से भी फेमस है। अब हम देखेंगे कि दूसरा जो इसी के ऊपर एक नदी और प्रवाहित होगी और आगे जाकर इस नदी से जाकर ये मिल जाएगी। इस नदी को कहा जाता है श्योक नदी और श्योक से ही एक नदी मिलती है आकर जिसको नुब्रा के नाम से जानते हैं। तो इसको श्योक घाटी या नुब्रा घाटी के नाम से जाना जाता है। तो कई बार ये वैलीज भी आपसे पूछ ली जाती है कि श्योक वैली और नुब्रा वैली कहां पर स्थित है। तो श्योक वैली इसी काराकोरम और लद्दाख के बीच में मिलेगी और लद्दाख और जास्कर के बीच में आपको इंडस वैली देखने को मिलेगी। अब आता है कि इनकी हाईएस्ट पीक कौन कौन सी मिलती हैं। तो इन्हीं श्रेणियों पर कुछ पीक्स आपको याद रखनी है। जैसे लद्दाख जास्कर रेंज पर देखेंगे तो इस पर जो हाईएस्ट पीक आपको मिलता है, तो इस रेंज का जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसको नुनकुन के नाम से जाना जाता है। तो इसकी हाईएस्ट जो पीक मिलती है वो कौन सी मिलती है? नुनकुन। तो लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या मिलेगा? नुनकुन। और उसी तरीके से जब यहां पर आप लद्दाख रेंज में जाएंगे तो लद्दाख रेंज पर सबसे जो हाईएस्ट पीक मिलेगी उसको कहा जाता है राका पोशी। तो इसकी सबसे हाईएस्ट पीक क्या मिलती है? राका पोशी। और काराकोरम रेंज में जो सबसे हाईएस्ट पीक आपको मिलेगी, तो तीनों श्रेणियों में एक एक पीक याद रखना। तो यहां पर जो सबसे हाईएस्ट पीक मिलती है उसको कहा जाता है केटू। तो तीनों रेंज की एक एक पीक। तो काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या मिलेगी? केटू, जिसको गॉडविन आस्टविन के नाम से भी जानते हैं। लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या मिलेगी? यहाँ पर राकापोशी। और जास्कर रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या मिलेगी? यहाँ पर नुनकुन। राकापोशी की विशेषता हम जानते हैं कि यह विश्व में सबसे स्टीपेस्ट स्लोप वाली पीक मिलती है। सबसे तीव्र ढाल वाली घाटी अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सी है? राकापोशी है। लेकिन यहां तक मैटर कंप्लीट नहीं होता, इसमें हमें और भी बहुत सारी चीजें समझनी होती हैं। जैसे इसी जगह पर जाएंगे तो यहाँ पर एक दर्रा भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पासेस आपसे पूछे जाते हैं कि इस रेंज में कौन कौन से दर्रे हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कई दर्रे आपको याद रखने। तो काराकोरम रेंज से संबंधित कुछ दर्रों के नाम आप यहाँ पर, तो दर्रों को हम साइड में शो कर लेते हैं ना। मैप में एटलस में जाएंगे तो ये दर्रे आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो इन दर्रों के अगर हम नाम यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर जो दर्रा मिलेगा उसको कहा जाता है काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा यानी कि पास यहां पर मिलेगा। उसके बाद काराकोरम के बाद जो मिलेगा वो लनकला मिलेगा, लनकला दर्रा। तो काराकोरम लनकला। फिर इसके बाद जो मिलता है उसको कहते हैं कैप सांगला। ला का मतलब यहां दर्रे से ही होता है तिब्बती भाषा में। ठीक है, तो ला तिब्बत भाषा में ला किसके लिए यूज किया जाता है? दर्रे के लिए। तो काराकोरम लनकला कैपसांगला। इसके बाद मिलेगा छांगला, फिर मिलेगा जाराला और फिर मिलेगा चार डिंगला, या कई जगह इसको छार डिंगला भी पढ़ लेते हैं। तो काराकोरम लनकला कैपसांगला सांगला जाराला जार डिंगला, ये सारे दर्रे हमें काराकोरम रेंज में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा यहां पर अगर हम और देखें तो कुछ ग्लेशियर भी हमें इस रेंज के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहीं पर आपको एक सबसे बड़ा ग्लेशियर देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसी के नीचे यहां पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्लेशियर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसी जगह पर ये कुछ ग्लेशियर्स मैं बना रहा हूं। तो ये सारे ग्लेशियर भी इसी रेंज के अंदर ही हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इन ग्लेशियर्स के नाम क्या क्या मिलते हैं? तो इसमें जो सबसे पहला जो इंपोर्टेंट ग्लेशियर हमें मिलता है उस ग्लेशियर को हम किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर आपको सियाचिन ग्लेशियर मिल जाता है। तो सबसे पहला जो इंपोर्टेंट ग्लेशियर मिलता है वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन के ऊपर ही आप जाएंगे, यहाँ पर आपको रेमो ग्लेशियर मिल जाएगा। तो रेमो इसी के ऊपर मिलेगा और इसी के ऊपर जाएंगे तो आपको बाल्टेरो मिलेगा। बिल्कुल ये क्रम से मिलते जाएंगे। बाल्टेरो मिलेगा, बाल्टेरो के ऊपर जाएंगे तो आपको बियाफो मिलेगा,
अभी मैं नाम लिखा दूंगा, अगर लिखने में कोई कंफ्यूजन होगी तो अभी केवल पोजीशन को याद रखते जाओ। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बाल्टेरो, ब्याल्टेरो के बाद क्या मिल जाएगा, यहाँ पर बियाफो मिल जाएगा। और बियाफो के बाद अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको हिस्पर मिल जाएगा, और हिस्पर के बाद यहाँ पर आपको बटूरा मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ ग्लेशियर आपको इसी काराकोरम रेंज में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर और भी पीक्स भी हैं, जैसे केटो, गेशरब्राम, मेशरब्राम, डिस्टेंगलसार, गोल्डन थ्रॉन। तो इसमें ज्यादा करूंगा तो कुछ कचड़ा बन जाएगा, तो मैं एक सिनॉप्सिस आपको बता दे रहा हूं। तो पहले तो इन रेंज का क्रम याद रखना कि सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, और उसके बाद जास्कर, फिर इसके बीच में दोनों रिवर वैलीज याद रखेंगे, और ये ग्लेशियर और दर्रों को आप याद रखेंगे। तो इसको अगर हम सिनॉप्सिस से समझने का प्रयास करें तो सिनॉप्सिस से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थ्योरी वगैरह की उम्मीद मत याद रखना यहाँ पर, तो थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। तो पहला हमारा होगा ट्रांस हिमालय। तो याद है कि हमने ट्रांस हिमालय को कितनी रेंज में डिवाइड किया था, इसको हमने 4 रेंज में डिवाइड किया था। सबसे पहली जो रेंज मिलती है उसको हम काराकोरम के नाम से ही जानते हैं। तो सबसे पहले क्या मिलेगी, काराकोरम रेंज। सेकंड जो पार्ट मिलता है काराकोरम के बाद वो लद्दाख रेंज का मिल जाता है। थर्ड जो मिलता है वो जास्कर रेंज का मिलता है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और 4 जो मिलता है वो कैलाश रेंज का पार्ट मिल जाता है। तो ये 4 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर एंड कैलाश। इसके बीच में हम क्या क्या पढ़ चुके थे, तो हम देख चुके थे कि काराकोरम और जो लद्दाख रेंज है इनके बीच में प्रवाहित होती है एक नदी जिसको कहते हैं श्योक नदी। तो श्योक नदी इन दोनों के बीच में प्रवाहित होती है। लद्दाख और जास्कर के बीच में जाएंगे तो यहाँ पर आपका सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर इंडस नदी मिलेगी। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि जो जास्कर रेंज है, इस जास्कर रेंज की सबसे ऊंची चोटी, तो हाईएस्ट पीक ऑफ जास्कर रेंज, इसको क्या बोलते हैं, नुनकुन। तो इसकी सबसे हाईएस्ट पीक मिलती है नुनकुन। और जो लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक मिलती है उसको कहा जाता है राकापोशी। तो इसकी हाईएस्ट पीक क्या मिलेगी, राकापोशी। और राकापोशी की विशेषता क्या है, ये सबसे स्टीप स्लोप वाली पीक है। तो इसका जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा मिलता है, या हिंदी भाषा में लिखें तो सबसे तीव्र ढाल वाली भाषा, सबसे तीव्र ढाल या सबसे तीव्र ढाल इस श्रेणी के अंदर मिलती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व में सबसे तीव्र ढाल वाली जो चोटी मिलती है वो कौन सी है, राकापोशी। किस रेंज में स्थित है, लद्दाख रेंज के अंदर। अब काराकोरम में जाएंगे तो काराकोरम में थोड़ा मैटर डिटेल से आपको समझना होगा। तो काराकोरम के अंदर हमें काफी चीजों को समझना है, इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे। तो काराकोरम के अंदर पहले कुछ पीक्स को हम यहां पर लिखेंगे। इन पीक्स के बाद यहां पर हम कुछ ग्लेशियर्स के बारे में लिखेंगे कि यहां पर कौन कौन से ग्लेशियर हैं। और इसके बाद थर्ड यहां पर हम इसमें कुछ दर्रों के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से दर्रे देखने को मिलते हैं। क्लियर। इसमें अब पीक्स कौन कौन सी मिलती हैं, तो कुछ पीक्स की स्टडी करते हैं। जैसे सबसे पहली पीक हम ट्रायंगल बना के लिख लेंगे, जैसे ट्रायंगल से हमेशा हाईलाइट होता है कि ये पीक है जिसमें मिलती K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन। तो ये पहली पीक मिल जाएगी। इसके बाद यहां पर जाएंगे तो आपको गेशरब्रम और मेशरब्रम की पीक्स मिल जाएंगी। गेशरब्रम, मेशरब्रम, ये फर्स्ट सेकंड करके भी मिलती हैं, गेशरब्रम फर्स्ट, गेशरब्रम सेकंड, इस तरीके से भी ये पीक्स मिल जाती है। तो गेशरब्रम, मेशरब्रम। इसके बाद यहां पर याद रखेंगे डिस्टेंगल सार, और लास्ट इसमें याद रखेंगे एक गोल्डन थ्रोन। ये कुछ पीक्स हैं जो आपको किस रेंज में मिलेंगी, काराकोरम रेंज में मिलेंगी। और इसमें जो सबसे हाईएस्ट है वो है K2, जिसका नाम है K4 कारा और K4 कोरम। अब इसी के अंदर कुछ ग्लेशियर्स, जैसे मैंने आपको बताई थी कि इसमें कुछ ग्लेशियर की हम स्टडी कर सकते हैं। तो ग्लेशियर में सबसे पहले देखें तो हम सियाचिन, जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो सियाचिन जिसके ऊपर ऑपरेशन मेघदूत भी चलाया गया था, तो सियाचिन ग्लेशियर यहां पर आपको मिल जाएगा।
सियाचिन के जस्ट ऊपर जाएंगे तो आपको रेमो मिलेगा, सियाचिन रेमो, फिर मिलेगा बाल्टेरो, फिर मिलेगा बियाफो, फिर मिलेगा हिस्पर। और ये पूरे का पूरा सीक्वेंस से मिलेगा, पूरब से पश्चिम में जाएंगे तो सियाचिन, रेमो, बाल्टेरो, बियाफो, हिस्पर, एटलस में आप लोग एक बार देखें, और सबसे लास्ट में मिलेगा बटूरा। ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, शायद वहां बटूरा ना दिखे, तो छोला भटूरा दिखना बहुत जरूरी है, तो ये बटूरा हमने यहां पर साइड में भी लिख दिया है। अब दर्रों की अगर हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से दर्रे हमें मिल सकते हैं, तो दर्रों में सबसे पहला जो दर्रा है वो आपको काराकोरम याद रखना है, तो काराकोरम। दूसरा जो दर्रा याद रखेंगे वो लनकला, तो काराकोरम, लनकला, कैपसांगला, तो काराकोरम, लनकला, कैपसांगला, फिर छांगला, उसके बाद जाराला, और एक लास्ट याद रखेंगे चार डिंगला। कई इसको छार डिंगला भी पढ़ लेते हैं, छार डिंगला या चार डिंगला। तो ये सारे के सारे ग्लेशियर हमें किसमें देखने को मिल जाएंगे, काराकोरम में, और ये सारे के सारे पास आपको किसमें मिलेंगे, काराकोरम रेंज के अंदर मिलेंगे। तो ये सारा मैटर आपको याद रखना होता है किसमें, ट्रांस हिमालय के अंदर, जिसमें दोबारा से देखें तो सबसे पहले मिलेगी काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख रेंज, फिर जास्कर रेंज, कैलाश रेंज। जास्कर की सबसे ऊंची चोटी नंगुन है, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी प्रवाहित होती है, लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। काराकोरम रेंज की चोटियों की बात करें तो गेटू, गेशरब्रम, मेशरब्रम, डिस्टेंगिल सार और गोल्डन थ्रॉन मिलती हैं। यहां पर ग्लेशियर में सियाचिन, रेमो, बाल्टेरो, ब्यापो, हिस्पर, बटूरा। ठीक है, ये खास तौर पर याद रखेंगे सियाचिन, इस पर 13 आपका ऑपरेशन मेघदूत भी चलाया गया था। दर्रों की बात करेंगे तो काराकोरम सबसे इंपोर्टेंट दर्रा है, तो काराकोरम, लनकला, कैपसांगला, छांगला, जाराला और सारडिंगला। तो ये पूरे का पूरा आप मैप से भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर भी मैंने आपको काराकोरम, लनकला, कैपसांगला, छांगला, जाराला, चारडिंगला सारी की सारी रेंज में था। ग्लेशियर जो है ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है, याद रखना। सबसे पहले काराकोरम, सियाचिन मिलेगा, फिर रेमो, फिर बाल्टेरो, फिर ब्यापो, हिस्पर, और सबसे लास्ट में मिलेगा बटूरा। ये पूरे का पूरा क्रम है। चोटियों का क्रम इस तरीके से चलता है, सबसे इधर केटू मिलेगी, फिर गेशरब्रम, मेशरब्रम, डिस्टेंगिल सार एंड गोल्डन थ्रॉन। तो आप स्टूडेंट एटलस के अंदर जाकर देखो तो ये सारी पीक्स आपको एक सीक्वेंस फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगी। तो ये कहानी थी हमारी किसकी, ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय के बाद जो अगला सेक्शन आता है वो कहलाता है हमारा ग्रेटर हिमालय। तो ट्रांस हिमालय क्लियर हो गया। तो ट्रांस हिमालय में आपको केवल रेंज याद रखनी है, कौन कौन सी रेंज आती हैं। तो 4 रेंज में इसको आप डिवाइड करके पढ़ेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। अब बात कर लेते हैं ग्रेटर हिमालय की। तो काराकोरम रेंज के नीचे, तो इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इनके ओरिजिन किस तरीके से हुए थे। तो ओरिजिन को लेकर हम 2 तरीके के कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। याद रखना एक चीज, जब भी हिमालय के बारे में पढ़ा जाता है तो वो समझ लेना कि मेनली ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ा जा रहा है। जैसे हम ओरिजिन ऑफ हिमालय पढ़ते हैं तो उसी ओरिजिन ऑफ हिमालय में सेम स्टडी दे सकते हैं आप ग्रेटर हिमालय की। तो इसका ओरिजिन की स्टडी भी आप 2 तरीके के सिद्धांतों से हमने पढ़ी थी। तो एक तो इसमें कोबर का भूसन्नति सिद्धांत भी व्याख्या कर सकते हैं, तो कोबर का जो जियो सिंक्लाइन थ्योरी थी उससे भी आप स्टडी कर सकते हैं भूसन्नति सिद्धांत। तो इससे भी वही चीज कही गई थी कि काराकोरम की उत्पत्ति टैथिस सागर के सेडिमेंट्स के कंस्ट्रक्शन से हुई थी। और इसके अलावा सेकंड जो स्टडी है वो इसमें हम कर सकते हैं, कौन सा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो जो आप हिमालय में स्टडी करते हैं वो सेम स्टडी आप इसके अंदर दे सकते हैं, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के तहत हम देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो इसमें 2 प्लेटों का कोलिजन हुआ था। तो एक था आपका यूरेशियन प्लेट,
और सेकंड क्या मिलता है आपको, इंडो प्लेट या जिसको कहते हैं भारतीय प्लेट। तो इन दोनों प्लेटों में जो अभिसारी संचलन हुआ था, ठीक है, तो जो कन्वर्जेंट मोमेंट यहां पर हमें देखने को मिलता है, तो उसी कन्वर्जेंट मोमेंट के कारण जो टैथिस सागर था यहां बीच में, तो इसी टैथिस सागर की जगह पर उत्पत्ति हुई थी हिमालय की। और यहां पर जब हम हिमालय की उत्पत्ति लिखते हैं तो समझ लेना कि यहां पर हम कह सकते हैं कि ग्रेटर हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि सबसे पहले जो बनेगा वो ग्रेटर हिमालय बनेगा। तो इसका मतलब ग्रेटर हिमालय एक तरीके का हमारा टैथीसियन हिमालय का पार्ट है। तो ये किसका पार्ट है, टैथीसियन हिमालय का पार्ट है। तो इसी टैथिस हिमालय में सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई थी वो ग्रेटर हिमालय की हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति का जो काल है, तो टैथीसियन हिमालय से ग्रेटर हिमालय का जो ओरिजिन हुआ है, और ये ग्रेटर हिमालय का जो ओरिजिन है वो किस काल में मिलता है, तो इयोसीन काल में इसकी उत्पत्ति के साक्ष्य मिल जाते हैं, और ओलिगोसीन तक इसकी उत्पत्ति देखी जाती है। तो ओलिगोसीन तक इसकी उत्पत्ति देखी जाती है। तो इयोसीन से लेकर ओलिगोसीन तक हम ग्रेटर हिमालय की उत्पत्ति का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा एक बेसिक आप ओरिजिन का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं प्लेट विवर्तनिकी या कोवर के भूसंगति सिद्धांत के आधार पर। इसके बाद कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है, उनको जरा समझ लेते हैं। जैसे ग्रेटर हिमालय, नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, तो ये हिमालय की उत्तरी सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे पहले। अब इसके कुछ अन्य नाम हैं, जैसे इसको आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आंतरिक हिमालय के नाम से भी स्टडी करते हैं, और इसको हिमाद्री के नाम से भी पढ़ा जाता है। हिमाद्री का मतलब है कि ये हिम से ढका हुआ है, इस कारण इसको हिमाद्री कहा जाता है। और आंतरिक मतलब ये तिब्बत के पठार और भारत के हिमालयी क्षेत्रों के बीच में फंसा हुआ है। अब ये तो हो गया इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसकी हाइट क्या हो सकती है, तो हाइट में अगर हम एक औसत ऊंचाई की बात करें, अगर हम एक औसत ऊंचाई की बात करें तो वो 6000 मीटर से लेकर कई जगह पर 6100 मीटर भी लिखा रहेगा। तो 6000 या 6100 मीटर के बीच में इसकी एक एवरेज हाइट हमें मिलती है। लेकिन इसकी अगर आपसे अधिकतम ऊंचाई पूछा जाए कि ग्रेटर हिमालय में अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो अधिकतम ऊंचाई आपकी 8848 या 8850 मीटर भी हम लिख सकते हैं, जो माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची ऊंचाई है, जो नेपाल राज्य के अंदर स्थित है। ये दो बेसिक पॉइंट हो गए। एक तो हमने ओरिजिन समझ लिया, दूसरा हमने इसकी स्थिति को, सॉरी अदर नेम्स को पढ़ा, और इसमें क्या हाइट हमें देखने को मिलती इसको पढ़ा। अब ये किस प्रकार का पर्वत है, तो अगला क्वेश्चन आता है कि ये किस प्रकार का पर्वत है। तो ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। तो ये कैसा है, न्यू फोल्डेड माउंटेन। न्यू फोल्डेड माउंटेन क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे पहले जो अरावली, विंध्यन जैसी पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई थी, वो भी एक तरीके की फोल्डेड माउंटेन थे। उनकी ऊंचाई भी हिमालय की ऊंचाई की तरह ही थी, लेकिन लगातार अपक्षय अपरदन होने के कारण उनकी हाइट धीरे धीरे कम होती गई, और इसलिए उनको हम प्राचीन वलित पर्वत के नाम से पढ़ते। तो उनको क्या कहा जाता है, प्राचीन वलित पर्वत। और ये क्या कहलाएंगे, हमारे नवीन वलित पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन। अब बात करते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो इसका पूरे का पूरा जो विस्तार है वो दो नदियों के बीच में माना जाता है। तो इस साइड जो मिलती है वो सिंधु नदी मिलेगी। तो ये कहा जाता है कि पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी, या इसका एक नाम और मिलता है देहांग नदी। तो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक जो आपको विस्तार मिलेगा वो किसका देखने को मिलेगा, वो ग्रेटर हिमालय या हिमालय का विस्तार हमें देखने को मिलेगा। इसमें एक एविडेंस हम और ले सकते हैं, यहां पर एक पीक पॉइंट मिलेगा आपको, इसी पश्चिम में एक आपको पीक मिलती है पश्चिमी भाग में। इस पीक को कहा जाता है नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से लेकर पूरब में एक पीक मिलती है जिसको कहा जाता है नामचा बारवा, नामचा बरवा।
तो ये कहा जाता है कि पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा बारवा तक इस पर्वत का हमें विस्तार देखने को मिलता है। तो दो एविडेंस हम यूज कर सकते हैं, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक या दिहांग नदी तक, या पश्चिम में नंगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर लद्दाख बेल्ट में मिलता है, और ये आपको पता ही है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो इसके बीच में पूरे का पूरा आपको हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है, जिसकी लंबाई लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलती है। तो ये 2425 किलोमीटर इसका पूरा विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है फ्रॉम द इंडस रिवर इन द वेस्ट, दिहांग ब्रह्मपुत्र इन द वेस्ट। तो इसको हिंदी में कैसे लिख सकते हैं? तो पश्चिम में सिंधु नदी, तो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में दिहांग नदी तक इसका विस्तार है। दिहांग या आप ब्रह्मपुत्र कह सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका पूरे का पूरा विस्तार देखने को मिलता है। इसके बाद इसकी लेंथ और चौड़ाई को लेकर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि इसकी लंबाई क्या है और इसकी ऊंचाई क्या है। तो इसकी लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो लेंथ टोटल मैंने बताया कि इसकी इस दिहांग इंडस नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक जो टोटल लंबाई मिलती है वो लगभग 2400 किलोमीटर, या अगर आपको 2500 किलोमीटर भी मिल जाता है तो ये एक ऑन एवरेज याद रख सकते हैं, 2400 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर में इसकी टोटल लंबाई मिलती है। अब इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो हाइट, तो लेंथ तो देख चुके हैं, और एक ये आर्क शेप में है। आर्क शेप का मतलब होता है कि एक इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है एक आर्क टाइप का बनता हुआ हमें दिखाई देता है। अब एक चीज और याद रखना है कि इसकी जो मोटाई है, ये पश्चिम वाला हिस्सा है, तो पश्चिम में जो मोटाई है वो 400 मीटर दी हुई है, पूरब में जो मोटाई है वो 150 मीटर दी हुई। तो हम कह सकते हैं पश्चिमी हिमालय की मोटाई पूर्वी हिमालय की मोटाई से ज्यादा है, या पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है, पूरब में हिमालय की चौड़ाई कम है। और इसकी चौड़ाई ये लिखी चुकी है 400 मीटर से 150 मीटर, और इससे पहले हम हाइट के बारे में समझ चुके थे। अब मैं आपको एक स्टडी दे रहा हूं जहां पर हम हाइट और ऊंचाई दोनों की एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। तो हिमालय में इसकी ऊंचाई और इसकी चौड़ाई का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों है कि पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है, पूरब में चौड़ाई कम है। हाइट को लेकर भी एक संदेह बना रहता है। तो इस पूरे हिमालय रेंज के अंदर देखा जाए, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। अगर पूरी इस हिमालय रेंज में देखा जाए, ये इसके पूरब का हिस्सा है और ये इसके पश्चिम का हिस्सा है। अब इससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना कि जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी, जब हिमालय की उत्पत्ति काल में जाएंगे तो यहां पर क्या था कि प्रारंभ में स्टार्टिंग फेज जब था उस समय, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कि जब इसकी स्टार्टिंग हो रही थी, स्टार्टिंग में पश्चिम वाली भुजा पर क्या था, प्रेशर ज्यादा लग रहा था। और बाद में क्या हुआ, आफ्टर क्या हुआ, कुछ समय बाद ये पूरब वाला जो टिल्ट करता है तो पूरब में प्रेशर लगना स्टार्ट होता है। तो पहले प्रेशर पश्चिम में लगा और उसके बाद प्रेशर क्या हुआ, पूरब में लगा। तो पहले जो दबाव था, या ये कह सकते हैं जो प्रारंभिक दबाव था वो पहले पश्चिम में लगा, और उसके बाद का या बाद में वर्तमान तक जो दबाव है, वर्तमान तक जो दबाव हमें मिलता है वो पूरब में देखने को मिलता है। तो पहले पश्चिम में दबाव मिला, तो जब पश्चिम में दबाव मिल लगा होगा तो पहले पश्चिम में होगा, तो यहाँ फोल्ड किधर पड़ेगा, सबसे पहले पश्चिम में। तो पश्चिम में यहाँ पर क्या हो गया, ऊंचाई में वृद्धि हुई होगी, तो पश्चिम में कुछ ऊंचाई बढ़ी होगी, और ऊंचाई बढ़ेगी तो इसकी कोई ना कोई मोटाई या इसकी चौड़ाई भी निर्धारित हुई होगी। तो एक अनुमानित डाटा के साथ में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहां पर जो ऊंचाई रही होगी वो आपकी 6000 मीटर रही होगी, और पूरब में जो चौड़ाई पश्चिम में रही होगी वो आपकी 400 मीटर दी है, तो हम 400 मीटर ही मान लेते हैं। तो हो सकता है कि इस साइड इतना ही बना हो, लेकिन पूरब में उस समय कुछ फंक्शन अलग रहा होगा। लेकिन जब पूरब में भी दबाव पड़ा तो पूरब में दबाव पड़ने के कारण, क्योंकि प्रेजेंट फोर्स इधर ही लग रहा है,
तो ये दबाव अभी तक चल रहा है। तो यहां पर जो ऊंचाई है वो काफी ज्यादा होगी, मान लो आपके 8000 मीटर या 8000 मीटर के समथिंग हो जाती है। और जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी तो इसका मतलब प्रेशर उतना ज्यादा लग रहा होगा। तो जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा चौड़ाई उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। जैसे डाटा में हमने पढ़ा था 150 मीटर। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि इधर कम नहीं है, इस साइड ऊंचाई 6000 मीटर या चौड़ाई 400 मीटर कम नहीं है। अगर हम कंपेयर करते हैं इसके साथ तो यहां पर कंपेयर करने पर ऊंचाई ज्यादा मिलती है और चौड़ाई कम मिलती है। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि पश्चिमी हिमालय में चौड़ाई कम, सॉरी चौड़ाई ज्यादा और पूर्वी हिमालय में चौड़ाई कम है। पश्चिमी हिमालय में ऊंचाई कम और पूर्वी हिमालय में ऊंचाई ज्यादा। और इसका हमारे पास एक एविडेंस भी है, ऐसी बातें करने से नहीं होगा, आपके पास एक एविडेंस भी है जिसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट आपको पूरब में देखने को मिल जाता है। मतलब सिंपल एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि जो पर्वत ऊंचा होगा, या याद रखो कि जो पर्वत ज्यादा चौड़ा होगा तो उसकी जो चौड़ाई है तो इसकी चौड़ाई यहां पर ज्यादा है, 400 मीटर है, तो हाइट इसकी क्या रहेगी, कम रहेगी। और अगर कोई पर्वत मान लो ऊंचा ज्यादा है, वो इस तरीके से बना हुआ है, तो इस तरीके से कोई पर्वत बना हुआ तो उसका बेस आप देखोगे ये बेस काफी कम है, ये आपका 150 मीटर है, लेकिन इसकी ऊंचाई क्या है, काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये पश्चिम और पूर्व के हिमालय का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखना। कारण केवल दबाव है, तो जब भी कारण पूछा जाए कि ये कारण आपको आंसर देना है कि दबाव। तो पूरब में हिमालय की ऊंचाई ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि वर्तमान में इस तरफ सबसे ज्यादा दबाव हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अब हम इसमें समझते हैं कि कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि इसमें कौन सा टाइप है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है। एक चीज हमारी और रह गई इसके अंदर, इसी विस्तार के अंदर, एक्सटेंशन के अंदर, कि सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। अब ये विस्तार किन किन राज्यों में है तो इसी के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो इसका जो विस्तार है वो किन राज्य, या मतलब इसमें दो चीजें समझनी होगी, किन देशों में है और किन राज्यों में है, ये दो चीजें हम यहां पर समझेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि इसका विस्तार कौन से देश में है, फिर समझेंगे कि इसका विस्तार किन किन राज्यों में है। राज्यों का मतलब किन भारतीय राज्यों में है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पूरे का पूरा जो हिमालय का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है वो इस तरीके से पूरा हिमालय देखने को मिल जाता है। और इसी का कुछ भाग आपको इस तरफ देखने को मिल जाता है जो म्यांमार में चला जाएगा इस तरीके से, और फिर कुछ पानी के अंदर डूबा हुआ हमें देखने को मिलेगा। ये पूरे का पूरा जो हिमालय का स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो हमें हिमालय आज देखने को मिलता है, और ये हिमालय किन किन राज्यों के अंदर देखने को मिलेगा। तो पहले देखा जाए तो इसकी कुछ सीमा पाकिस्तान को टच करेगी, थोड़ी बहुत सीमा अफगानिस्तान को भी टच करेगी, यहां तक ये तुर्कमेनिस्तान तक को भी टच करता है। और इसका कुछ भाग हमारा चाइना के अंदर मिलेगा। और इसी के बीच में दो राज्य आपको और ऐड करने हैं, यहाँ पर आपका नेपाल राज्य ऐड होगा और यहाँ पर भूटान ऐड हो जाता है। और इधर जाएंगे तो यहाँ पर आपको म्यांमार के अंदर इसका विस्तार मिलता है, और म्यांमार में इसको अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। तो ये तो देश हो गए। तो किन किन देशों के अंदर इसका विस्तार हम लिख सकते हैं, तो इसके देशों में हम लिख सकते हैं कि इसका विस्तार पाकिस्तान में भी है, इसका विस्तार अफगानिस्तान में भी है, इसका विस्तार चीन के अंदर भी मिलता है, इसका विस्तार नेपाल में भी मिलता है। ठीक है, फिर ये विस्तार भूटान के अंदर भी मिलता है, इसका विस्तार भारत में भी मिलता है, और लास्ट में म्यांमार के अंदर भी मिलता है। अब हमें देखना है कि भारत में किन किन जगहों पर इसका विस्तार मिलता है। तो भारत के जो राज्य यहां पर हमें मिलेंगे तो वो राज्य एक बार समझ लेते हैं। तो राज्यों की स्थिति अगर यहां से देखा जाए तो यहां पर आपको जम्मू कश्मीर के बेल्ट में इसका विस्तार मिलेगा, लद्दाख वाले बेल्ट में भी इसका विस्तार हमें देखने को मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर में भी इसका विस्तार है, लद्दाख में भी इसका विस्तार है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसका विस्तार मिलता है। इसके मध्य वाले भाग में जाएंगे तो सिक्किम में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके बाद ये जो पूरे का पूरा एरिया है, ये उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं
उनके अंदर भी हमें विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन मैंने आपको याद होगा इसी से कुछ समय पहले मैंने बताया था कि जो यहाँ पर मेघालय राज्य मिलेगा, तो मेघालय राज्य में हिमालय का विस्तार आपको नहीं लगाना है, ये हमेशा आपको क्रॉस करना है। जिसका रीजन क्या है कि जो मेघालय है, मेघालय आपका प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, तो ये किसका हिस्सा है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर हिमालय नहीं मिलेगा। और यही अराकान योमा जब समुद्र के अंदर डूब जाता है तो इसी को हम अंडमान एंड निकोबार के नाम से पढ़ते हैं। तो अंडमान निकोबार में भी हमें हिमालय का विस्तार देखने को मिल जाता। तो ये पूरा इसका विस्तार राज्यवार याद रखेंगे। तो राज्यों में आप पहली रेंज में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को याद रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं। इसके बाद आप जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार मिलेगा, ठीक है, और उसके अलावा इसका विस्तार उत्तराखंड के अंदर भी मिलेगा और फिर सिक्किम के अंदर भी मिलेगा। इसके बाद तीसरे रेंज में आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट याद रख सकते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में इसका विस्तार मिलेगा। बस याद रखना कि मेघालय को छोड़ देना, इसके ऊपर थोड़ा सा तरस खाना, इस बेचारे को बख्श देना, इसके अंदर विस्तार नहीं मिलेगा। और अगले पार्ट में हम बता सकते हैं कि अंडमान निकोबार में भी इसका विस्तार मिल जाएगा। तो इस तरीके से हिमालय पर्वत का विस्तार आपको अलग अलग राज्यों में और अलग अलग देशों में देखने को मिल जाता। तो ये उत्तर पूर्वी राज्यों में टोटल 7 सिस्टर के नाम से फेमस है। तो 6 बहनों में तो मिल जाएगा, लेकिन मेघालय बहन नाराज हो जाएगी, इसमें विस्तार नहीं मिलेगा। तो ये हम पढ़ चुके थे। अब हमें समझना है यहाँ पर कि इस ग्रेटर हिमालय के अंदर हमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां, कौन कौन सी चोटियां, कौन कौन से ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। तो पहली हेडिंग है द पासेस दैट लाई इन द ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय के अंदर कौन कौन से दर्रे देखने को मिलते हैं। तो इन दर्रों को समझने के लिए पूरा मैप से समझेंगे। पूरी की पूरी आप एक रेंज बना सकते हैं। ये पूरी की पूरी रेंज है आपकी किसकी, ग्रेटर हिमालय की। इस पूरे ग्रेटर हिमालय के अंदर कौन कौन से दर्रे आपको मिलेंगे, तो उन दर्रों को अगर आप स्टार्ट करेंगे तो यहां से सबसे पहले आप जम्मू कश्मीर से स्टार्ट कर सकते हैं या लद्दाख से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको 2 दर्रे याद रखने हैं। तो सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाले बेल्ट में जाना है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले बेल्ट में जाएंगे तो यहाँ पर 2 दर्रे आपको याद रखने हैं। पहला दर्रा आप याद रखेंगे जिसको कहा जाता है बुर्जिला, और सेकंड दर्रा याद रखेंगे, यहां पर मिलेगा आपको जोजिला। तो बुर्जिला और जोजिला ये 2 दर्रे आपको जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाले बेल्ट में देखने को मिलेंगे, बुर्जिला जोजिला। इसके बाद अगर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो अब आप इंटर करेंगे किस स्टेट के अंदर। तो जैसे ही आप लद्दाख के नीचे जाएंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो दर्रे मिलेंगे बुर्जिला जोजिला के बाद, वो मिलेगा आपको बारालाचला। और बारालाचला के बाद जो दर्रा मिलेगा उसको कहते हैं शिपकिला। तो शिपकिला दर्रा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बुर्जिला, जोजिला, बारालाचला और शिपकिला। इसके बाद आपका उत्तराखंड स्टार्ट हो जाएगा। तो उत्तराखंड के अंदर भी आपको 4 दर्रे कम से कम याद रखने हैं। तो 4 पास आपको उत्तराखंड के अंदर मिलेंगे, जिनको क्रम से अगर हम देखें तो इनको कहा जाता है, सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा जिसको कहते हैं थांगला। इसके बाद मिलेगा जिसको कहते हैं मानाला। फिर इसके बाद मिलेगा इसको कहते हैं नीतीला। और लास्ट जो मिलेगा उसको कहते हैं लिपू लेखला। तो बुर्जिला, जोजिला, बारालाचला, शिपकिला, थांगला, मानाला, नीतीला, लिपुलेखला, और ये सारे के सारे जो पास हमने पढ़े हैं, ये सारे पास आपके कहाँ मिलेंगे, ये उत्तराखंड राज्य के अंदर मिल जाएंगे। अब उत्तराखंड जैसे ही कंप्लीट होगा, उत्तराखंड के बाद किसकी सीमा स्टार्ट हो जाएगी, नेपाल की। तो नेपाल के अंदर भी कुछ दर्रे आप याद रख सकते हैं। तो नेपाल के अंदर आप केवल 2 दर्रे याद रखना। तो नेपाल के अंदर एक तो मिलेगा आपको तिनकर पास, ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो एक तो तिनकर पास मिलेगा,
और तिनकर पास के बाद आप यहाँ पर एक गयाला पास भी याद रख सकते हैं, तिनकर और गयाला। अब ये जो दोनों पास हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये दोनों पास आपको नेपाल के अंदर मिल जाएंगे। नेपाल जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो आपको यहाँ पर भूटान का क्षेत्र मिल जाएगा, सॉरी पहले सिक्किम मिलेगा फिर भूटान मिलेगा। तो सिक्किम के अंदर आपको दो पास यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक पास को कहा जाता है नाथुला, एक का नाम क्या है नाथुला, और एक का नाम यहाँ पर क्या मिलता है जलेपला। तो नाथुला और जलेपला, ये दो पास आपको किस राज्य के अंदर मिलेंगे, तो ये दोनों पास आपको सिक्किम राज्य के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो दोबारा से देखेंगे तो बुर्जला जोजला कहाँ मिलेंगे, ये जम्मू कश्मीर हिमाचल में मिलेंगे। बारालाचला शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, थांगला मानाला नीतीला लिपुलेखला उत्तराखंड के अंदर मिलेंगे। तिनकर और गयाला जो पास हैं ये कहाँ पर मिलेंगे, आपके नेपाल के अंदर मिलेंगे, सिक्किम में नाथुला और जलेपला। इसके बाद जब आप भूटान में जाओगे तो भूटान में कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कुछ पास। जैसे यहाँ पर पहला पास मिल जाएगा बॉमडिला, और उसके बाद पास मिल जाएगा आपको यांगयाप। इसके बाद यहाँ पर आपको दो पास और याद रखने हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही मिलेंगे ये पास। ठीक है, तो यहां तक अरुणाचल प्रदेश की सीमा है। तो अरुणाचल प्रदेश में दो पास और याद रख लेंगे, तो बॉमडिला यांग्याप, इसमें ही आपको दिफू पास मिल जाता है जो काफी ज्यादा फेमस है, और इसी के अंदर ही आपको लेक पानी पास मिल जाता है। दिफू और लेक पानी, तो बॉमडिला यांग्याप दिफू और लेक पानी ये सारे पास कहाँ मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये पूरा बेल्ट किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। अब ये पूरे के पूरे, एक तो दर्रों को आप क्रम से भी याद रख सकते हैं, बुर्जला जोजिला बारालाचला शिपकिला थांगला मानाला नीतीला लिपुलेखला नाथुला जलेपला बॉमडियाल यांग्याप दिफू और लेकपानी, ये पूरे का पूरा आप एक सीक्वेंस भी याद रख सकते हैं। अब इन दर्रों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इन दर्रों के बारे में देखा जाए तो बुर्जला जो दर्रा है ये आपका कश्मीर वाले बेल्ट को, ठीक है, तो ये गिलगित के साथ कनेक्ट करता है, जो कश्मीर वाला बेल्ट है। तो इसको अगर आप गिलगित के साथ कनेक्ट करते हैं, और अगर आप कश्मीर वाले बेल्ट को या इसमें आप कनेक्ट करते हैं तो वो आपका लेह के साथ कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो कश्मीर या इसमें श्रीनगर आप लिख सकते हो, कई जगह श्रीनगर लिखा होता है, तो इन दोनों की जगह पर आप श्रीनगर यूज कर सकते हो। तो श्रीनगर से गिलगित और श्रीनगर से लेह। तो श्रीनगर से गिलगित जाते हैं तो बुर्जला दर्रे को क्रॉस करना पड़ता है, और अगर आप श्रीनगर से ले जाते हैं तो जोजिला दर्रे को क्रॉस करना पड़ता है। इसके अलावा जो शिपकिला दर्रा है, इसी शिपकिला दर्रे से यहाँ से एक रिवर ऑरिजिनेट होती है तिब्बत की साइड में, और इसी शिपकिला दर्रे से होते हुए प्रवेश करती है भारत में। तो सबसे पहले जो तिब्बत में आएगी, और तिब्बत से जब ये भारत में प्रवेश करेगी तो भारत में किस दर्रे से इंटर करेगी, तो भारत में जब ये इंटर करेगी तो यही ये दर्रा है जिससे ये भारत में प्रवेश कर जाएगी। तो इस नदी को क्या कहा जाता है, इस नदी को कहा जाता है सतलुज नदी। तो क्वेश्चन आएगा कि सतलुज नदी भारत में किस दर्रे, क्योंकि ये भारत के हिमालय के तिब्बत वाले बेल्ट से ओरिजिनेट होती है, तो सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो याद रखेंगे शिपकिला दर्रा। तो शिपकिला दर्रे से किस नदी का संबंध है, सतलुज नदी का संबंध है। तो साथ में ही लिख लेना सतलुज नदी, डाटा भी याद रहेगा। इसके अलावा थांगला मानाला लिपुलेख, तो जो लिपुलेख है, जो लिपुलेख दर्रा है, इसी लिपुलेख दर्रे से एक नदी इंटर करती है और ये भी भारत में प्रवेश कर जाती है। इसको कहा जाता है काली नदी, या इसी को भारत में शारदा के नाम से जाना जाता है। जब नेपाल उत्तराखंड में आती है तो इसको काली के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, और जो बारालाचला दर्रा है, इस बारालाचला दर्रे के पास से ही आपका
चिनाब नदी का ओरिजिन होता है। तो चिनाब नदी भारत से ही निकलती है, तो चिनाब नदी का ओरिजिन इसी बारालाचला दर्रे के पास ही होगा। और उसके अलावा जो नाथुला दर्रा है, तो नाथुला दर्रा आपको क्या करता है, ये तिब्बत के साथ कनेक्ट करेगा। तो इस साइड जाएंगे अगर आपको तिब्बत से ये कनेक्ट कर देगा, और इस साइड अगर आप जाएंगे तो ये आपको भूटान के साथ कनेक्ट कर देगा। ठीक है। और जो यांग्याप दर्रा है, यहां से एक नदी प्रवेश करती है, यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश कर जाती है, जिसको हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, या इसको यहां पर दिहांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी के नाम से ये फेमस है। तो इस तरीके से इन दर्रों की विशेषताएं भी आपको याद रखनी है कि इन दर्रों से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, और ये दर्रे किस किस राज्य में है। तो पूरा सीक्वेंस याद रखना, और धीरे धीरे करोगे तो आ जाएगा। दर्रे का राज्य जरूर याद होना चाहिए। रेंज कई बार कंफ्यूजन करती है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेंज में इनको डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड एटलस के अंदर इनका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, अपनी मर्जी से इनको सेटअप किया जाता है, तो इसलिए थोड़े से वेरिएशन आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन राज्य में चेंजेस नहीं आएगा। तो राज्य आपका यही रहेगा। तो दर्रों से जब भी क्वेश्चन आएगा वो राज्य को ज्यादा टारगेट करेगा या उनकी विशेषताओं को टारगेट करेगा। तो बुर्जला, जोजला, बारालाचला, शिवकिला, थांगला, मानाला, नीतिला, लिपुलेखला, नाथुला, जलेपला, और उसके बाद बॉम्डेला, यांग्याप, दीफू और लेक पानी। ये जो दोनों दर्रे हैं ये म्यांमार की साइड ओपन हो जाएंगे। ये किस साइड में मिलेंगे, म्यांमार की साइड में मिलेंगे। और यांग्याप ये जो मिलेंगे ये आपको चीन की साइड में मिलेंगे। तो आपको नाम से क्लियर हो जाएगा, ये चीन की तरफ ज्यादा है, ऊपर की ओर है। तो यहां से ऊपर की ओर जाएंगे तो चीन, और इस साइड जाएंगे तो ये म्यांमार, और इसके बाद फिर आपका नागालैंड स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो थी ग्रेटर हिमालय में मिलने वाले कुछ दर्रों की कहानी। इसी तरीके से ग्रेटर हिमालय के अंदर कुछ पीक्स भी आपको देखने को मिलेंगी कि ग्रेटर हिमालय के अंदर कौन कौन सी चोटियां मिलती है। तो एक होमवर्क में आपको मैं कुछ चोटियां दिखा रहा हूं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, कामेत है, नामचा बारवा है, गुरला मनांता है। तो ये सारी पीक्स को आप एक बार देख सकते हैं किस किस स्टेट के अंदर। ये आपका क्लास 9th एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है इसमें। तो उसी से मैंने ये पिक लिया हुआ है। तो क्लास 9th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वहां पर ये पूरी की पूरी इसकी हाइट वगैरह भी दी हुई है, कौन सी कितनी हाइट पर पीक्स दी हुई है। आप इसमें ऑक्सफोर्ड एटलस का यूज भी कर सकते हैं। तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस में भी आप इसकी हाइट को देख सकते हैं, वहां से भी आपको इसकी हाइट क्लियर हो जाएगी कि इनकी रियल में हाइट कितनी है। ठीक है। और कोई बार इनका अरेंजमेंट पूछ लिया जाता है कि सीक्वेंस के बेस पर इनको किस तरीके से हाइट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इनको भी हम एक सीक्वेंस में यहां पर पूरा समझ सकते हैं। तो पीक्स दैट लाई इन ग्रेटर हिमालय, तो ये पूरी की पूरी रेंज आपको इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर मिलेगी। अब इसमें कौन कौन सी पीक्स आती हैं बस वो आपको याद रखना है। तो नॉर्मली पीक आपकी जो सबसे पश्चिम में मिलती है वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर नंगा पर्वत मिल जाएगा जो सबसे पश्चिम में स्थित है। और सबसे पूरब में जो स्थित आपको मिलता है वो कौन सा मिल जाएगा, नामचा बारवा। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश में, तो पश्चिम में कहां से स्टार्ट होगा, ये लद्दाख से स्टार्ट हो जाएगा। और पूरब में, अब इसके बीच में जितनी भी पीक्स हैं आप एक बार ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस में सारी की सारी पीक्स की स्टडी करना कि इसमें टोटल कौन कौन सी पीक्स आती हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो अब यहीं पर हम क्लास करेंगे, तो इसमें नेक्स्ट में हम इन्हीं पीक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आप चाहो तो एक होमवर्क का यहाँ पर लिख सकते हैं, इन पीक्स का पूरा स्टेट वाइज अरेंजमेंट आप ढूंढने का प्रयास करना कि ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस के अंदर सारी पीक्स आपको मिलेंगे, और खास तौर पर नेपाल में अंदर बहुत ज्यादा पीक्स मिलेंगी। जैसे इधर से स्टार्ट करेंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, चोयू, मकालू, माउंट एवरेस्ट। तो ऐसे करके पूरे का पूरा एक सीक्वेंस मिलता है। तो आप थोड़ा सा पश्चिम से पूरे का पूरा इनको अरेंज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पीक्स को कंप्लीट करेंगे, और उसी के साथ आपका लेजर हिमालय और शिवालिक हिमालय को कंप्लीट कर लेंगे।
तो कल की क्लास के अंदर आपका जो क्रोनोलॉजिकल डिवीजन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक क्लास के अंदर आपका रीजनल डिवीजन भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।